दोस्तों इमेजिन करिए कि आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं और यहां से एक गाड़ी निकलती है जिसमें लिखा है CG02 और कहा जाता है कि भाई आपकी गाड़ी यहां पे रहेगी, पहले ये 02 वाली गाड़ी निकलेगी। और तब ये पता चलता है कि जो 02 गाड़ी में जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त है। आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आप करोड़ों कमाते हैं, लेकिन आपका जो दोस्त है जो CG02 में जा रहा है या फिर जा रही है, वो उस समय उसकी जो ओहदा है, उसका जो पहचान है, उसका जो पहुंच है, उसका जो पोस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब आपको लगता है कि यार काश मैं भी CGPS से एग्जाम देता या देती, और ये जो सारे रैंक्स जो पोस्ट आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, NT हो, डिप्टी कलेक्टर हो, DSP हो, जेल अधीक्षक हो, सुपरिंटेंडेंट हो, एवरीबडी, कोई सा भी पोस्ट हो, यार पावर तो इसी में है, यार पहचान तो इसी में। जब आपको लगे, डेफिनेटली एक बार आप CGPSC के एग्जाम जरूर दीजिएगा। बहरहाल मैं यहां पर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो जानना चाहते हैं कि CGPSC एक्चुअली होता क्या है, ये एग्जाम कंडक्ट कैसे करवाते हैं, क्या क्या इसमें स्कीम्स होते हैं, कैसे इसकी मार्किंग होती है और अंतिम सिलेक्शन इसमें कैसे लिया जाता है। मेरा नाम है तरुण, आप सभी का नमस्कार है, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। मैं GS फैकल्टी हूं और तमाम ऐसे विषयों की जानकारी रखता हूं, साथ ही साथ समय समय पर ऐसे वीडियोस आप सभी के लिए मैं लेकर आते रहता हूं। और यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें अमेजिंग चीजें आपको देखने वाली है, मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अभी तो केवल एक पार्ट मात्र है। तो आइए शुरुआत करते बिना किसी देरी की, CGPSC क्या है। जैसे आप सभी ने सुना होगा UPSC के बारे में, तो भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। वैसे ही हमारे राज्य का यानी कि छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग। कंफ्यूजन मत होना, CGPSC नॉट एन एग्जाम, वो कोई एग्जाम नहीं है, बल्कि CGPSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है। बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर करवाती है, वो जो है सिविल जज का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का कराती है, और एक जो करवाती है जिसको हम लोग जानते हैं राज्य सेवा परीक्षा, अर्थात स्टेट सर्विसेज। और इसी स्टेट सर्विसेज में ये जितने भी आपने पद यहां पर देखे, ये सारे पदों की भर्ती होती है। और सिर्फ इतने नहीं है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, अभी सारे लिस्ट हम यहां पर देखने वाले हैं। ये तो वो प्रमुख लिस्ट है जिसको लोगों को देखकर एक थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि यस, वो भी कुछ कर सके समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए। ठीक है, तो इसकी हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं कि सर ये एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें वन बाय वन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके तहत जो भर्तियां आती हैं, जैसे स्पेशली मैंने यहाँ पर बात करी राज्य प्रशासनिक सेवाओं में, है ना, जो आपको डिप्यूटी कलेक्टर रैंक के जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा पुलिस सर्विसेज में आप देखिएगा तो वहां पर आपको विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर DSP जो होता है, क्योंकि SP के जस्ट नीचे होता है, प्रमोशन के बाद भले आप वहां पर चले जाएंगे SP, बट ठीक है, DSP जो है एक अच्छा खासा ओहदा, अच्छा खासा पद होता है। DSP के रैंक के अधिकारी के तौर पर यहाँ पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपकी जो रेवेन्यू सर्विसेज होती है यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत सारे अन्य डायरेक्टर की जो सर्विसेज होती है वहां पर आप देखेंगे, चाहे पंचायत विभाग की बात करें, चाहे महिला बाल विकास विभाग की हम बात करते हैं, ऐसे तमाम अलग अलग यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स आपको रहेंगे, उसके बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो क्लास 2 रैंक हो, चाहे क्लास 3 रैंक हो, याद रखना 2 और 3 रैंक, क्योंकि जो क्लास 1 जो रैंक होता है वो फिर UPSC से यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है। बट यहां हमारे राज्य में क्लास 2 और क्लास 3 रैंक की जो सेवाएं हैं उनके लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। एकमात्र जो एक्सेप्शन होता है वो होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसकी चर्चा किसी और वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो पदों की जो संख्या रहती है वो जनरली बदलती रहती है, ऐसा नहीं कि फिक्स रहेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, क्योंकि भाई अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सर अगर मैं इस एग्जाम को टारगेट करना चाहता हूं या चाह रही हूं, या मैं इस एग्जाम में लगा हुआ हूं, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि एवरेज कितने पोस्ट आते हैं। जैसे आप सभी को देखिए UPSC की हम बात करते हैं तो पहले तो 1000 था, अब धीरे धीरे वो है जो 800-900 के अराउंड आ चुका है समथिंग। ये भी जो रहता है ना, मिनिमम आपको समथिंग 150 देखने को मिलेगा, समटाइम्स ये 290 299 तक भी जाता है, तो ये वेरी करता है। तो लगभग 152 आप 300 इसको एज्यूम कर लीजिए कि इन्हीं के आसपास आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। और बहुत केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें आपको 200 तक भी आपको देखने को मिलता है। तो मिनिमम 150 तो आपको मिलने ही मिलने हैं, तो 152 लेके 300 तक के पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और ये भी होता है जब पदों की संख्या ज्यादा होती है तो ऐसे केसेस में एप्लीकेशन फॉर्म भी ज्यादा भरे जाते हैं, और तब कंपटीशन इजी नहीं होता भाई, तब कंपटीशन और टफ होता है। कैसे होता है सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल, एवरीथिंग यहां पर हम वन बाय वन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आयु सीमा यानी कि एज लिमिट, क्योंकि भाई आपको पता तो होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उस एग्जाम को देने के लायक हो या नहीं। तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 21 जो होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी एरिया है, मतलब आपकी जो एज है, आपकी जो आयु है, मात्र 21 ईयर होनी चाहिए भाई। अच्छा, 21 ईयर काउंट कैसे करोगे, ये किया जाता है 1 जनवरी के अनुसार। और इसमें एक और बड़ा गजब का चीज है, गजब का चीज क्या आपको बताता हूं, मान लेते हो, समझना। जैसे अभी 2025 चल रहा है, अब आएगा 2026 आएगा,
2026 है ना, जब ये पेपर होगा, मान लेते कि नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन कब आ रहा है भाई, नोटिफिकेशन आ रहा है जनरली 26 नवंबर को आता है, संविधान दिवस पर जनरली नोटिफिकेशन दिया जाता है। ये आयोग ने अपना लगभग तय कर रखा है, कभी आगे पीछे होता है, बट इन केस ये 26 ऑफ जनवरी को आपको देखने को मिलेगा, सॉरी 26 ऑफ नवंबर को। अब ये जब नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो ये काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 के अनुसार आप क्या 21 ईयर के हैं या नहीं, मतलब सारे डेट की काउंटिंग किसके अनुसार करी जाएगी, 1 जनवरी 2025 के अनुसार, मतलब जिस ईयर नोटिफिकेशन आएगा उस ईयर का। और इसका पेपर कब होता है, अगले साल, अगले साल का फेब 2026, फेब में कब सर, सेकंड वीक ऑफ संडे, याद रखना सेकंड वीक ऑफ, ये फिक्स है ना। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे या बहुत कम ऐसी चीजें होंगी, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा कि ये डेट आपका चेंज होगा। तो इसको तो पहले आप नोट कर लो, क्या क्या बताया मैंने कि भाई नोटिफिकेशन का जो डेट होता है वो 26 नवंबर एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को आना है। अगर मैंने 25 की बात करी, अगर 26 नवंबर 2025 को आ रहा है, इसका मतलब आपकी आयु, आपका एज काउंट होना है कहां से, 1 जनवरी 2025 को रेफरेंस मान के। क्योंकि अगर एक चीज बताओ, मैंने बोला कि एज लिमिट 21 ईयर, तो भाई कब से 21 ईयर, कब को मानू 21 ईयर, कोई तो एक रेफरेंस होना चाहिए ना, कोई तो एक बेस होना चाहिए, तो बेस कौन सा होगा, ये 1 जनवरी। इतना क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। सर ये तो ठीक है, आपने लोअर बता दिया सर, अब कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम है सर, मेरे को अपर एज लिमिट होता है सर, मेरा एज हुआ जा रहा है, मैं क्या एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं, आइए देखते हैं। बोले सर आपने तो 45 लिखा है और 28 भी लिखा है, सर बताइए या तो 28 बोलिए या तो 45 बोलिए, तो आइए बताते हैं। अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि यहां पर कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग आपको सेवाएं यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, और इन सेवाओं, इन सर्विसेज के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर एज लिमिट है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली पुलिस सर्विसेज में, तो यहाँ पर कहा जाता है कि भाई आपकी जो एज है वो 28 होनी चाहिए। अदर दिन जो रहता है उसमें कहा जाता है कि आपकी जो एज है वो 30 होनी चाहिए। बट ध्यान से समझिएगा, अब ये खेल बहुत इंपॉर्टेंट है वाला है। अगर आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल है तो पहले बोला गया था 30, उसके बाद इसमें 5 ईयर की अतिरिक्त छूट दिया गया डोमिसाइल्स के लिए, मतलब 30 इज द अपर एज लिमिट ना फॉर अदर्स, अदर्स का मतलब होता है फॉर एवरीबडी, मतलब सबके लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं, अभी रुको 35 नहीं, अभी और बताऊंगा, 35 का जो है मूल निवासियों को जिनके पास डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ का, उनको 5 ईयर का छूट दिया गया है। फिर एक और एडिशनल सरकार ने कहा कि भाई युवा रोजगार ज्यादा हो रहे हैं तो इनको और एडिशनल छूट दिया है, तो कुल मिलाकर इन्हें कहा गया कि 40 वर्ष तक के छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों को छूट दिया जाएगा, एवरीबडी ऑफ द छत्तीसगढ़, याद रखना छत्तीसगढ़ डोमिसाइल है तो अदर देन ये ओनली 30। अब यहां पर यह भी बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ में भी और कुछ ऐसी विशेष महिलाएं हैं, या तो वो विधवा हैं या तो फिर कुछ और अलग अलग उनकी दिव्यांगजन है, अलग अलग कुछ कंडीशंस हैं, तो उन महिलाओं के लिए एक और एज लिमिट बढ़ा दिया गया है, कहा गया है कि उनको आप 45 वर्ष तक की छूट दे सकते हैं। यानी कि सभी छूट को मिलाकर 45 इज द मैक्सिमम, लेकिन 45 इज नॉट फॉर एवरीबडी, याद रखना ये विशेष है, ये अलग कंडिका में आपको देखने को मिलेगा, सारा चीज हम पूरा और डिटेल में करेंगे, ये मैंने विशेष बताया, अलग अलग चीजों के लिए आपको बताया गया। तो इन जनरल अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल है तो आपको 40 ईयर की जो छूट है यहां पर मिलती है, 40 वर्ष तक आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। आरक्षित वर्गों के लिए छूट का अलग अलग जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है उसकी भी चर्चा हम अकॉर्डिंग टू कैटेगरी कर लेंगे। आयु की गणना मैंने बता दी ऑलरेडी कि 1 जन से इसको काउंट किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि इसका लेवल कैसे होता है, कैसे कैसे परीक्षा करी जाती है। तो सबसे पहले अगर यहां पर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस होगा और मेंस के बाद होता है आपका इंटरव्यू। ठीक, 3 स्टेज में होगा। सर किसको कैसे देते हैं और किसकी क्या क्या रणनीति है, सबसे पहले समझिएगा। जो आपका प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होंगे, ठीक है, कितने पेपर होने हैं, 2 पेपर होने हैं। मेंस में टोटल यहां पर कितने पेपर होने हैं, 7 पेपर होने हैं। और इंटरव्यू में कोई पेपर नहीं है, इंटरव्यू सिंपल, आप जाएंगे, आपसे जो इंटरव्यूअर्स होंगे वहां पे जो बैठे अधिकारी जो रहते हैं वो आपसे पूछेंगे आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके एरिया के बारे में, और उसके आधार पर मार्किंग देंगे। अब इसमें समझते हैं सर, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है। प्रीलिम्स जो होता है एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये सिंपल आपका मेंस के लिए मेरिट लिस्ट होता है। मतलब प्रीलिम्स में जो मार्क्स आपके आएंगे, सुन लीजिएगा फिर से, प्रीलिम्स में जो भी आप नंबर लेके आओगे, अभी बताऊंगा कैसे कैसे पेपर होगा, जो भी आप नंबर लेके आओगे वो मार्क आपका ऐड नहीं होगा। किस में ऐड नहीं होगा, मेंस में ऐड नहीं होगा। मतलब इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, केवल क्वालिफाई, मतलब मेरिट लिस्ट लेके आना है। मेरिट लिस्ट आने के लिए लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि मेरिट लिस्ट यूं ही आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, जोर लगा के पढ़ना पड़ेगा। इवन टॉप कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना पढ़ो कि भाई आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, दैट्स इट।
जैसे वो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद आप मेंस देने के लिए जाएंगे। तो शॉर्ट में मैं बता देता हूं मैं, ये क्या होगा भाई, प्रीलिम्स में आपको दो पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अभी वन बाय वन बता देता हूं। प्रीलिम्स में आपको दो पेपर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से पेपर है, चलो सर, फिर मेंस में आएंगे, फिर इंटरव्यू, सबको वन बाय वन हम देखते हैं ना। इस स्लाइड में मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपको जो है दो पेपर देखने को मिलेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग पेपर वन यानी कि जनरल स्टडीज, और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सी सेट यानी कि होता है एप्टीट्यूड। इसमें क्या क्या होता है इसकी भी मैं चर्चा करता हूं। सर कितने घंटे का होता है, दोनों ही पेपर जो है वो अलग अलग 2 घंटे का होगा, एक ही दिन में होगा। मैंने क्या बताया, सेकंड वीक या सेकंड संडे ऑफ फेब, संडे का सेकंड संडे। तो मान लेते हैं सुबह 10 से 12 बजे हुआ क्या, पेपर नंबर 1, ये प्रीलिम्स की बात हो रही है। और उसके बाद दोपहर 3 से 5 बजे हुआ, है ना, या 2 से 4 बजे जैसा भी है, पेपर नंबर 2। ये प्री की बात हो रही है ना। तो प्री आप कैसे दीजिएगा, प्री जो आप देंगे पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 एक ही दिन में देना है। जिसमें से पेपर 1 जो होगा यहीं से मेन मेरिट लिस्ट बनता है, और यहां ये वाला जो रहता है केवल क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। ध्यान से समझना कैसे कैसे होगा। पेपर 1 जो आप देख रहे हो, पेपर 1 है ना, ये आपका मिलेगा बेटा टोटल 200 मार्क्स का। 200 नंबर के होंगे, जिसमें कितने क्वेश्चंस होने हैं, 100 क्वेश्चन होने। पेपर 1 जो होगा वो 200 नंबर, 200 नंबर के 100 क्वेश्चन। अगेन पेपर 2 जो होगा, यहां पर भी कितना होना है आपका, ये भी आपका हो जाएगा 200 मार्क्स के, ठीक है ना। ये भी कितने हो जाएंगे आपके, 200 मार्क्स के। और यहां पर भी आपके कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये पेपर 1 में आप जितना अधिक स्कोर कर सकें, क्योंकि पेपर 1 ही क्या तय करेगा, पेपर 1 ही आपका मेरिट लिस्ट तय करने वाला है। अब ये कैसे होता है मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। यही क्या तय करने वाला है, ये मेरिट लिस्ट तय करने वाला है। और इसमें कुछ नहीं करना है। पेपर 2 में आपको करना केवल इतना है कि पेपर 2 में मिनिमम, न्यूनतम आपको 33% लाना है यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, और यदि रिजर्व कैटेगरी के तो आपको 25% लेकर आना है, सॉरी 23% लेकर आना है। कितना, 23%। समझ आ रहा है सर। लेकिन पेपर 1 में आएगा क्या, पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा, चलिए आइए वन बाय वन सारी चीजों को हम समझते हैं। हमने क्या बात करी, पेपर 1 की बात करी, ठीक है। तो पेपर 1 को हमने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 होंगे। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा, 2 घंटा। ये समझ आ गया। अब मैंने कहा कि सर हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हैं, हर एक राइट क्वेश्चन के लिए, हर एक राइट क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, ठीक है। मतलब अगर मेरे मान लेते हैं सर 30 क्वेश्चन राइट होते हैं, तो 30 क्वेश्चन राइट के कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 हो जाएगा 60 मार्क्स। और अगर मेरे फॉर एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, मेरे कितने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो 9 क्वेश्चन रॉन्ग, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 1/3। लेकिन ये भी तो याद रखना ना कि भाई 9 इंटू 2 पहले रहेगा, और ब्रैकेट में 1/3 होता है। कभी भी जब नेगेटिव मार्किंग होता है तो आप इसको ऐसे मत समझना कि सर 9 इंटू 1/3 हो जाएगा। वो कब होता है, वो तब होता है जब एक प्रश्न के पीछे आपका 1/3 कटेगा। लेकिन एक प्रश्न का मार्क्स कितना है, एक प्रश्न का मार्क्स 2 है, तो 2 का 1/3 होगा, मतलब 2 इंटू 9 का 1/3 होगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 9 का 1/3 होगा, ऐसा नहीं है बेटा, याद रखना। आप हमेशा याद रखिएगा, जितने में सही के लिए आपको 2 मार्क्स मिले तो उतने का पहले 2 आप सामने गुना करोगे, उसके बाद 1/3 हो जाएगा। तो सर कितना आ रहा है, सर देख लीजिए। तो हम यहां से देख लीजिए, 9 दूनी 18, और 18/3 कितना हो जाएगा, यहां से आप निकाल लीजिए, है ना, हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18। मतलब आपका अगर आपने 9 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो उसके बदले आपके 6 मार्क्स जो हैं वो कटने वाले हैं। तो 6 में आप यहाँ से 60 में से 6 आप माइनस कर लीजिए, तो कितना बचा, 54। यानी कि 54 मार्क्स आपने किस में लेकर आया, पेपर नंबर 1 में लेकर आया। सेम ऐसी पेपर 2 में भी होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, पेपर 2 में आपकी जो रैंकिंग होने वाली है, ध्यान से समझना, पेपर 2 की रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है। पेपर 2 में करना केवल इतना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के या फिर यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आप केवल 33% लेके आ जाइए। मतलब भाई आपको करना कुछ नहीं है, आपने 100 में से 40 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। उम्मीद करें कि आपके 36-37 क्वेश्चन सही रहे, एक आध दो गलत हो तो चलेगा। ओवरऑल कुल मिला के आपको 33% का मतलब हो रहा है, अगर 200 की अगर हम बात करते हैं तो 67-68 समथिंग नंबर लेकर आना है। इतना नंबर लेके आ गए तो फिर कहानी यहीं पे खत्म। समझ आ रहा है, 67-68 समथिंग आपने लेकर आया, कहानी यहां पर आपका खत्म। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहीं यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो यहां पर 46 नंबर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि 23% बोलता है। तो चूंकि 100 का 23% यानी कि 200 का मैं करूंगा तो 46,
मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर है। ठीक, चलिए, तो मैं जो वहां पर था मैं वापस आता हूं, क्या क्या चीजें मैं बता रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखिएगा हमने यहाँ पर प्रीलिम्स वाली चीजें आपको बताई कि प्रीलिम्स के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो प्रीलिम्स के अंतर्गत अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो पेपर 1 की हमने बात करी, सॉरी पेपर 1 के बाद पेपर 2 की हमने बात करी। और पेपर 1 में जो है वो क्या रहता है, पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज, इसके सिलेबस की हम बात कर लेंगे। सिलेबस कैसे होता है उसकी भी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। मैंने आपको मार्किंग सिस्टम बताया कि आपको मार्किंग कैसे मिलेगा, यानी कि आपके सही क्वेश्चंस होंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग। लेकिन 1/3 कैसे होगा उसको भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, सेम फॉर द पेपर 2 यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आपको न्यूनतम जो है कितना लेना पड़ेगा, 33, और ये आरक्षित है, रिजर्व कैटेगरी है तो आपको 23%। सो पेपर 2 जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, केवल क्वालिफाई करना है, आपको कुछ और करने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी। ठीक, आइए पेपर 1 की सिलेबस की बात करते हैं। पेपर 1 में क्या क्या होगा। अब पेपर 1 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा, याद रखना। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, पेपर 1 की मैंने बात करी तो पेपर 1 भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर 1 भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अभी पेपर 2 में आ ही नहीं रहे, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। तो प्रीलिम्स में क्या आया, मैं पेपर 1 आया। पेपर 1 में भी 2 पार्ट किया, पेपर 1 में 2 पार्ट क्या हो गया, इंडियन जीएस और आपका सीजीजीएस, इंडियन जीएस और सीजीजीएस। पेपर 2 जो है, पेपर 2 जिसको आपने क्या बोला था, सी सेट कहा था, ये भी प्री का ही पार्ट है ना, याद रखना, ये भी किसका पार्ट है, प्री का पार्ट है। तो यहाँ पर कितने आपके पार्ट मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे कोई पार्ट नहीं है, सीधा एक ही पेपर होगा, लेकिन उस पेपर में अलग अलग सेगमेंट्स होने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होने हैं। क्या क्या सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, है ना, इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज रहेगा, सीजी लैंग्वेज, और एक और आपका इंटरपर्सनल स्किल बोला जाता है, यानी कि अंतर वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स, अंतर वैयक्तिक कौशल। मतलब एक सिचुएशनल क्वेश्चन रहता है, यदि आप अधिकारी हैं और अगर कुछ ऐसा हो जाता है, कहीं पे आग लग जाता है, कहीं पे कुछ और हो जाता है, तो आप कैसे उसको रिएक्ट करेंगे, तो आपके अंदर के कौशल को ये देखा जाता है। तो ये पेपर 2 का पार्ट होगा। पेपर 1 में ये सारी चीजें होंगी, इंडियन जीएस और सीजीजीएस। इंडियन जीएस में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इंडियन हिस्ट्री देखना है और राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट देखेंगे अपन। फिर इंडियन पॉलिटी हो जाएगा, इससे संबंधित बहुत सारे आपके जो इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं उसके बारे में देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी की हम यहां पर बात करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि जनरल आपके यहाँ पर जो साइंस होता है वाला पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। इंडियन आर्ट एंड कल्चर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। भूगोल जो होगा वो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी अब बहुत कम पूछा जाता है, मतलब ना के बराबर पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया में सीधा भारत का भूगोल यहाँ पर बोला गया है, सिलेबस में भी भारत का भूगोल रहता है ना। लेकिन इसको इसलिए लिखा गया कि कभी कभार, मतलब रेयरली लिखने के बावजूद, मतलब है तो आपका इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन रेयरली कभी कभार इक्का दुक्का आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कभी महासागरों से क्वेश्चन दे देगा, कभी और लाइक जो सूर्य की जो किरण आती हैं उनका कितना परसेंट बाहर जा रहा है, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं आता, वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, बट कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ता है तो उसकी समझ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो वो रेयर है, वो आपको बताया जाएगा डिटेल में। तो मेनली फोकस करने हैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है ना, आपके करंट अफेयर वाली जितनी भी चीजें हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। और एनवायरमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट बहुत सारे बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक, चलिए वैसे ही हम देख लेते हैं सीजी जीएस की हम बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जीएस में क्या क्या होगा। अगेन सीजी का हिस्ट्री और इसके आंदोलन से यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से, हिस्टोरिकल मूवमेंट से रिलेटेड चीजें। छत्तीसगढ़ के जो भूगोल हो जाएगा, जलवायु, जनगणना, जैव विविधता, पुरातत्व एंड पर्यटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके टूरिज्म और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से या आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे साहित्य है, संगीत है, लोक नृत्य है, कहावत, पहेलियाँ, जो कि पर्टिकुलर आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। यहाँ पे ट्राइब्स की बात करेंगे, उनके रीति रिवाज, परंपरा, त्योहार एंड ऑल, मतलब आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा सेगमेंट होता है सीजीजीएस में। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमी में कृषि, वानिकी, वन संपदा वाला पार्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इकोनॉमी सर्वे होता है, एक्चुअली सीजी इकोनॉमी सर्वे होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन हम करेंगे अलग से, किसी पेपर में या किसी पार्ट में अलग से इसको बताया जाएगा, बट बेसिकली इकोनॉमी सर्वे से ही इसको कवर करना होता है। इसके अलावा आपके प्रशासनिक ढांचे से, यानी कि जो सरकार की जो मशीनरी है वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन कौन मेन सचिव हैं, इसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, वो सारी चीजें पूछी जाएगी। देन उद्योग, खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में, मतलब यही अगेन इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट फिर से यहाँ पर आ गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना यानी कि छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। तो ये सारा चीज आपका पार्ट 2 है, किसका, पेपर 1 के जीएस वाले सेक्शन के अंतर्गत। आपने दो भाग देखे,
यहाँ पर बताया था ना कि प्रीलिम्स के अंतर्गत आपने क्या देखा था भाई, प्रीलिम्स के अंतर्गत पेपर 1 देखा था। पेपर 1 में 2 पार्ट देखा, इंडियन जीएस, सीजीजीएस। तो इंडियन जीएस बता दिया मैंने, फिर अभी जो बताया था वो था सीजीजीएस था, ठीक है। चलिए, तो इंडियन जीएस देखा और सीजीजीएस देखा। अब हम देख लेते हैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसको सीसेट कहा जाता है। फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें क्या क्या चीज होती है देख लेते हैं। ये मैंने बता दी कि केवल क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर। 33 फॉर ऑल, मतलब रिजर्व एंड ऑल सारे के, सॉरी मतलब यूआर के लिए, बट 23 फॉर द रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। इसमें बता दिया था हमने अंतर वैयक्तिक कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तर्क शक्ति यानी कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी होती है, डिसीजन मेकिंग जो पावर्स है उसके अकॉर्डिंग। जो मैथ्स वाला जो पार्ट है वो आपको करना है, जो भी 10th लेवल तक का होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपका डीआई वाला पार्ट होता है, डीआई भी अगेन आपका 10th लेवल पे होगा, जिसमें पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट और उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। और उसके बाद मैंने बता दिया तो 2 आपके लैंग्वेजेस है, हिंदी लैंग्वेज है और सीजी लैंग्वेज है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं करना है, प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज आपको नहीं करना होता, ठीक। चलिए भाई, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कैसा है। तो दोनों पेपर मैंने बता दिया था 100 क्वेश्चंस होंगे, पेपर 2 के और क्वालिफाइंग है ना। तो आपको जीएस पेपर 1 में ही क्या करना होगा, अच्छे से कवर करना होगा। जीएस पेपर 1 ही आपका डिसाइडिंग होगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। पेपर 2 जो होगा आपका प्रीलिम्स का, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसलिए बार बार फोकस आपको जीएस पेपर 1 पर देना है, जिसमें से करंट अफेयर को स्पेशली, हिस्ट्री ज्योग्राफी को स्पेशल आपको फोकस करना होगा। अब अगर आप जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पर रेडी होते हैं, तो सर मेंस में कौन आता है ये भी बता दूं। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों ने क्या किया, पेपर दिया। ध्यान से समझिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 1 लाख लोगों ने पेपर दिया। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब ये तो मैंने एक रैंडम डेटा लिया, कितने भी लोग पेपर दो, ठीक है ना, जितने पोस्ट होते हैं। जैसे मान लेते हैं 200 पोस्ट के लिए आया है, 200 कुल पदों की संख्या है, तो 200 इंटू क्या कर लीजिए आप, 15 कर लीजिए। मतलब कितना हो रहा है यहाँ पर, 3000। तो टोटल 3000 लोग क्या देंगे यहाँ पर, मेंस लिखेंगे। समझिएगा ध्यान से, जितना नंबर आप पोस्ट होगा उसके 15 टाइम्स, जैसे 200 पोस्ट है तो 200 पोस्ट का 15 गुना, तो 3000 लोग क्या दिखेंगे यहाँ पर, मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब एलिजिबल हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि उतने लोग कट ऑफ में गए हैं कि नहीं गए हैं, ठीक है। सो 3000 लोग क्या करेंगे, मेंस लिखेंगे। फिर इन्हीं में से जो 1/3 लोग होने वाले हैं, मतलब जिस पोस्ट के पीछे 3 गुना, ठीक है, तो 200 इंटू 3 कर लो तो 600 लोग। तो ये 600 लोग हैं, इन लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इन 600 इंटरव्यू में से फिर केवल 200 लोगों का चयन सूची में नाम आएगा, यानी कि वो जो 200 लोग एलिजिबल होंगे वो वहां पर कर पाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? कि जितने भी बंदे, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बंदे बंदियां हैं, जितना पोस्ट है उसका 15 गुना, 15 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। किसके लिए, मेंस लिखने के लिए। ये मेंस लिखेंगे, कितने पेपर है क्या है बताऊंगा। और उसके बाद इसमें जो मेंस में अच्छा लिखेगा उसमें से 600, यानी कि टोटल पोस्ट का 3 गुना, तो उसमें से 600 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल लिस्ट जो बनेगा, तो अभी तक जो भी आपने जीएस 1 में लेकर आया उसका कोई काउंट नहीं होना है। मैं फिर से बता दूं, अभी स्टार्टिंग में मैंने जो आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर, ठीक है, एक बार देखिएगा। यहाँ पर हमने बताया था कि केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स जो होगा वो सिर्फ मेंस में पहुंचने के लिए। एक बार मेंस में पहुंच गए तो प्रीलिम्स के उस मार्क्स का फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, पेपर 1, प्रीलिम्स का पेपर 1 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। पेपर 2 को सिर्फ क्वालिफाई करना था, लेकिन पेपर 1 को आपने क्वालिफाई किया, पेपर 1 में अपने मार्क्स अच्छे लाए और इसलिए आपको मेंस में यहाँ पर एंट्री मिली। तो मेंस जो होगा पूरा रिटर्न होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन थे मैंने बताया थे ये पूरे एमसीक्यू बेस्ड थे। ये क्या था, पूरा एमसीक्यू था, है ना। इसमें मैंने बताया था ना कि 100 नंबर आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 200 मार्क्स रहेंगे, सही होने पे 2 मार्क्स, गलत होने पे आपके 1/3 नेगेटिव। तो एक ऑब्वियसली किस में होता है, ये एमसीक्यूज में होता है, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। पहले 5 ऑप्शन होते थे, ए बी सी डी, और जो सही ऑप्शन है उसमें टिक करोगे तो 2 नंबर, गलत ऑप्शन में टिक करोगे तो आपको निगेटिव मार्किंग, किसी में टिक नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो होता था एमसीक्यू होता था, लेकिन जो मेंस होगा ये पूरा रिटर्न होगा, ये पूरा सब्जेक्टिव होगा। जैसे आप 11th 12th एंड ऑल इसमें सब्जेक्ट लेके या कॉलेजेस में सब्जेक्ट लेके पढ़ते थे, लिखते थे, वैसा कुछ यहाँ पर आपका होने वाला है। तो ये क्या होगा, प्रॉपर आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में बिठाइएगा, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे कि मेंस में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मेंस ही होगा जो इंटरव्यू के लिए आपका मेरिट लिस्ट जो है वो तय करेगा, ठीक।
सबसे पहला जो पेपर होता है उसको हम लोग जानते हैं लैंग्वेज, यानी कि भाषा। इसमें 3 भाषा आपको देखने को मिलेगी। तो 3 भाषा कौन-कौन सी है? तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको हिंदी है, अंग्रेजी है और छत्तीसगढ़ी है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मेंस का एक शॉर्ट, हालाँकि मैं इसको लास्ट में समराइज़ करने वाला था, फिर मैंने बोला कि पहले एक बार आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं समराइज़ एक बार फिर से कर दूँगा। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेंस में आपको टोटल 7 पेपर्स आपको देने होंगे। टोटल कितने पेपर्स होने हैं? 7। मेंस कैसे दे पाओगे? अगर आप प्रीलिम्स क्लियर किए, उसके बाद आपका मेंस का कॉल आएगा। अच्छा, मेंस का कॉल कब आता है ये भी आप समझिए। आपने फेब सेकंड वीक में प्रीलिम्स का पेपर दिया, ठीक है, उसके 15 दिन महीने दिन बाद पहले रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का, और रिजल्ट के बाद फिर मतलब महीने दिन में, लगभग महीना 1.5 महीने में आ जाता है। पहले आंसर की आता है, फिर रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का, उस रिजल्ट के बाद आपको समय दिया जाता है। समय जब आपको मिलता है उसके बाद आप मेंस की तैयारी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो मेंस की तैयारी के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाता है, और जनरली मई या जून के महीने में ये मेंस का पेपर हो जाता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब मई होता है, अधिकतर जो केसेस में देखा गया है हमने, तो जून के महीने में, जून के अंतिम समय में ये मेंस का पेपर दिया जाता है। अब मेंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं इसको जरा देखिएगा। तो मेंस में आपके टोटल 7 पेपर्स होने वाले हैं। ये इंटरव्यू है जिसकी कहानी मैं बाद में करूंगा, और इंटरव्यू पहले 150 का होता था, लेकिन अब ये हो चुका है, ये आपका आपका 100 मार्क्स का हो चुका है। याद रखना, इंटरव्यू की कहानी अभी पढ़ाएंगे बाद में। पहले होता था ये आपका 150 का, लेकिन अब ये 100 का हो चुका है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इसमें और कुछ परिवर्तन या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो ये वेरी होते रहता है। सेम ये चीज भी कई बार आपका वेरी हो सकता है, मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे अभी एक नया नोटिफिकेशन आने को है, तो हो सकता है उसमें कुछ और आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो 1400 हो जाएगा, और ये 1400 प्लस अगर मैं 1 करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1500, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में जरूर बिठा के रखिएगा। खैर, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं, पेपर 1 जो होता है वो 3 आवर्स का होगा, अगेन जैसे सभी पेपर होते हैं, और 200 मार्क्स रहेंगे। पेपर 2 भी 3 आवर्स का, 200 मार्क्स। इसके बाद पेपर 3 जिसको GS1 बोलते हैं, फिर इसको GS2, GS3, GS4 और GS5, ये सभी 7 पेपर्स होंगे। और ये कैसे कैसे होते हैं ये भी बता देता हूं। ये दोनों पेपर सेम डे होंगे, मान लेते हैं मंडे ले लीजिए, फिर ये दोनों हो जाएंगे, फिर ट्यूसडे ले लीजिए, फिर ये दोनों ले लीजिए, आपका वेंसडे ले लीजिए, फिर ये अकेला थर्सडे होता है। कैसे होगा सर? एक होगा सुबह 9 से आपका 12 बजे, और फिर होता है एक 3 से आपका 6 बजे, या फिर 2 से 5 बजे, डिपेंड करता है ना। तो जनरली 2 to 5 या 3 to 6 ऐसा रखा जाता है। तो ये जनरली इसकी क्या होती है, टाइमिंग होती है। मतलब टाइमिंग में भी आप वेरी हो सकता है, बट ये याद रखना जनरली 2 से 3 घंटे का गैप रहेगा, और एक ही दिन में ये पेपर आपको देने होते हैं। 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आइए सारे पेपर्स को वन बाय वन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या क्या चीजें होंगी। तो पेपर 1 जो होता है वो प्योर लैंग्वेज का होता है। आपका जनरल हिंदी होगा, जनरल इंग्लिश होगा, और आपका सीजी लैंग्वेज होता है। तो जनरल हिंदी 100 नंबर का आएगा, इंग्लिश 50 का आता है, और आपका सीजी भी 50 का आता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो पहले कुछ और होता था। पहले जैसे हिंदी जो है, हिंदी, उसके अलावा संस्कृत, फिर छत्तीसगढ़ी, फिर आपका इंग्लिश, ऐसा तो 50-50 करके आता था। अलग अलग रेशियोज था इसमें, है ना। तो ये कभी आगे कभी पीछे ऐसा बैलेंस होते रहता है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो भी चेंजेस होंगे आप हमारे साथ चैनल में अपडेटेड रहेंगे, तो आपको ये चीजें बता दी जाएंगी। फिलहाल ये पैटर्न है 100-50-50। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, जो सेकंड पेपर होते हैं इसको हम एस्से बोलते हैं, यानी कि निबंध लेखन। इसमें आपको टोटल 4 एस्से लिखने होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 2 एस्से लिखने होंगे, छत्तीसगढ़ मुद्दे पर 2 एस्से लिखने थे। अगेन देखो, ये भी पहले कितना होता था, पहले केवल एक एक ऐसे लिखना रहता था, यहां पर एक ऐसे और यहां पर एक ऐसे, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। मैंने बताया ना, ये चेंज होते रहता है। हो सकता है कल के डेट में फिर से एक हो जाए, हो सकता है कल के डेट में और बढ़ा दे। तो यहां पर आपके 2 रहेंगे। अच्छा, 2 में एक इंटरनेशनल होगा और एक नेशनल होता है, एक इंटरनेशनल लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। और यहाँ पर सीजी लेवल के 2 लिखने होंगे, यानी सीजी लेवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ये भी बता दूं कि भाई इसमें टोटल 4 दिया जाता है, जिसमें से आपको 2 लिखने हैं, और यहाँ पर भी टोटल 4 दिया जाता है, जिसमें से 2 लिखने हैं। मतलब ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं पेपर 3, तो पेपर 3 जो होता है वो इंडियन हिस्ट्री होगा, भारत का इतिहास, फिर आपका संविधान और लोक प्रशासन, और छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब एक चीज ध्यान से समझना, पेपर 1 और पेपर 2 की तो कहानी तो ठीक है, जैसे हमने बता दिया कि ये भी कितने मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, और ये भी 100 मार्क्स का, यानी कि एक ऐसे जो है वो 50 मार्क्स के होने वाले हैं। तो 50 into 4 कितना हो गया आपका, 200 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जहां से पेपर 3 शुरू होगा, पेपर 3, 4, 5, 6 और 7, जिसको मैंने क्या बोला था, जिसको मैंने कहा था जीएस कहा था, जिसको मैंने क्या बोला था, जीएस। ध्यान से समझिएगा, ये दिख रहा है ना, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5। इन जीएस में ना एक चीजें कॉमन है। क्या चीजें कॉमन है, आइए दिखाता हूं मैं। एक चीजें कॉमन है, जितने भी जीएस है, जैसे कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये सब आप देखने को मिल रहा होगा। ये भाग एक्चुअली कैसे डिवाइडेड होते हैं, तो सुन लो बेटा। पार्ट 1 जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा,
पार्ट 2 जो होता है वो 50 मार्क्स का होगा और पार्ट 3 अगेन 75 मार्क्स का। ये बिल्कुल कॉमन है पेपर 3, 4, 5, 6 और 7 के लिए। तो 75 का बाइफर्गेशन, 50 का बाइफर्गेशन और 75 का अगेन बाइफर्गेशन, इसको भी समझिएगा। ये कुछ नहीं है, इसमें आपको देखने को मिलते हैं 2 मार्क्स की, 4 मार्क्स की, 8 मार्क्स की, 10 मार्क्स की और 15 मार्क्स की। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। ये बाइफर्गेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं जब तक समझोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अब मैंने क्या बताया, एक ऐसा पेपर जो 75 मार्क्स का है, तो 75 मार्क्स वाला कौन कौन हो सकता है? एक तो पेपर 1 हो सकता है, और सॉरी पार्ट 1 हो सकता है और पार्ट 3 हो सकता है। 50 मार्क्स वाला कौन हो सकता है भाई? 50 मार्क्स वाला जो है ना, 50 मार्क्स वाला ये हो सकता है जो कि पेपर नंबर 2 है। ये 50 मार्क्स का है और ये आपका 75 मार्क्स का है। तो समझते हैं इसमें कैसे कैसे बाइफर्गेशन होता है। तो बेटा यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो एक सेकंड, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन मिलेंगे? यहाँ पर 6 क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पर 2 नंबर के 6 और यहाँ पर 2 नंबर के 8 क्वेश्चन। यहाँ पर 4 नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पर 4 नंबर के 5 क्वेश्चन। यहाँ पर 8 नंबर के आपको सॉरी 8 हो गया। यहाँ पर 4 नंबर के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4 नंबर के अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 नंबर के 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन और यहाँ पर 4 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन। यहाँ पर 8 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर 8 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन। 10 नंबर के यहाँ पर एक क्वेश्चन रहते हैं जिसमें अथवा यानी कि और ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है जिसमें अथवा या और दिया जाता है और यहाँ पर 15 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? पार्ट 1 और पार्ट 3 की बात करी मैंने, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 3 है, दोनों 75 मार्क्स। तो एक बार काउंट कर लो भाई, 8 दूनी 16 हो गया, देख सकते हो 8 दूना 16 हो गया और ये 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। ये 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो जाएगा और यहाँ पर नहीं है और ये 15 नंबर। ठीक है ना, तो एक बार ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है आपका? 5 4 9 और 9 6 15 और एक गया, तो 2 2 4 और 5 6 और एक 7, 75 हो गया। वैसे यहाँ पर ऐड कर लो, ये 6 दूना कितना हो जाएगा आपका? 6 दूना 12 और ये 3 चौके 12 और ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16। ठीक है, और ये हो जाएगा सिंपल 10। तो जोड़ लो भाई, 6 2 8 और 2 10 का 0 और 1 1 2 3 4 5 ऐसा। तो ये डिवीजन आपका बनता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्किंग सिस्टम। 2 मार्क्स वाले यहाँ से 8, 2 मार्क्स वाले 6, 4 मार्क्स वाले यहाँ से 5, यहाँ से 3, 8 मार्क्स वाले यहाँ से 3, यहाँ से 2, 10 मार्क्स से यहाँ से कोई क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, 15 मार्क्स के यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से कोई नहीं। किसकी बात हो रही है? जिसपे 75 के आने हैं। तो किसकी बात हो रही है? जहाँ से 50 के आने हैं। तो ये पूरा मिलेगा आगे चल के, तो उसको बार बार बताने के लिए नहीं, आप यहाँ से समझ जाइएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहता है। अगेन ये 75 मार्क्स का। यहाँ पर आपका नॉर्मल रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट रहेगा, ये आपका 50 मार्क्स का। और अप्लाइड साइंस वाला पार्ट होगा जिसमें आपको एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी मिलेगा, अगेन ये 75 मार्क्स है क्योंकि पार्ट 3 है। फिर यहाँ पे चलते हैं इंडिया और सीजी का इकोनॉमी। तो इंडिया और सीजी इकोनॉमी मिक्स है, ये कितने मार्क्स से रहेंगे? 75। ये पेपर 5 की बात हो रही है। इंडियन ज्योग्राफी 50 मार्क्स और सीजी ज्योग्राफी 75 मार्क्स। ठीक है, पार्ट 3 हुआ। फिर चलते हैं पेपर नंबर 6 में, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। तो फिलोसफी होगा आपका 75 मार्क्स का। सोशियोलॉजी हो जाएगा 50 मार्क्स का। और अगेन छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य यानी कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, इसमें आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट लिया जाता है। ये कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये आपको देखने को मिलेगा अगेन 75 मार्क्स का। फिर हम चलते हैं पेपर 7। इसमें आपको बहुत सारे जैसे कि सामाजिक और महत्वपूर्ण बहुत सारे विधान मिलेंगे, बहुत सारे आपको एक्ट्स वाले पार्ट देखने को मिलते हैं इसमें, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में भी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग पार्ट, इसमें भी अलग अलग 1 2 3 करके आपको देखने को मिलेगा, जो कि कितने मार्क्स का? 75। जब सिलेबस पर फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे वहां पर आपको मैं बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी हम इस पार्ट में चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर केवल सिलेबस वाला पार्ट नहीं करें, सिर्फ पैटर्न की हम यहाँ पे बात करें। इसके बाद नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला पार्ट होता है जिसमें स्पेशली स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस और आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं 50 मार्क्स के। और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर मार्किंग होती है और यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि सभी पेपर्स आपके 3 आवर्स के होंगे, 200 मार्क्स होंगे। 200 मार्क्स का बाइफर्गेशन मैंने बताया कैसे कैसे होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और टोटल आपका 1400 होगा। और सबसे लास्ट में जब कब होगा, मतलब जब आप उस टॉप लिस्ट में जब आ जाएंगे, मतलब मेंस आपका अच्छा जाएगा,
आपने 3000 लोगों में मेंस आपने शामिल किया, उसके बाद 600 में जब आपका नाम आता है, मेंस लिखने के बाद 2 से 3 महीने बाद मेंस का रिजल्ट आता है। अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू खत्म होने के बाद मेरिट लिस्ट आता है। तो मेंस का रिजल्ट अच्छा होगा, जब आप सिलेक्शन होंगे तब आप इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू में 100 मार्क्स होते हैं। मैंने पहले बताया कि मार्क्स चेंज होते रहते हैं, अभी 100 है तो 100 मार्क्स इसके अकॉर्डिंग, फिर इन दोनों को मिलाकर यानी कि 1400 को और आप 100 को मिलाकर 1500, तो इस 1500 को मिलाने के बाद जो है ये फाइनल आपका क्या बनता है, एक मेरिट लिस्ट बनेगा। उस लिस्ट के आधार पे आपकी कॉल आती है। सर कितने लाने होते हैं, तो इन जनरल अगर देखा जाए तो इस 1400 में हम देखते हैं तो 800 के आसपास जो है एवरेज माना जाता है, मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा स्कोर माना जाता है। और 800 टू आप 900 यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंटरव्यू में है तो इसमें 50 टू 80 या 70 जो है, वैसे मिलने वाले को तो और अच्छे खासे मिलते हैं, बट हम एक जनरल और सेफ स्कोर लेके चलते हैं। मतलब यदि आपका 850 से 900 के आसपास रैंक आया है, या सॉरी मार्क्स आए हैं, इसका मतलब आपका सिलेक्शन लगभग तय है। ठीक है, तो ये जो है अच्छा माना, मतलब कुछ लोग बिलो 800 में भी हो जाते हैं। मैंने एक जनरल अच्छे रैंक की बात करी, जिसका ऊपर रैंक आना चाहिए, जिसका ऊपर रैंक आता है। ठीक, चलिए, इंटरव्यू जो रहता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें जनरली आपका निर्णय क्षमता कैसा है, सामाजिक सोच कैसी है एंड ऑल, उस सब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसी से ही आपका पोस्ट निर्धारण जो है वो होता है। ठीक, अब कितने सारे पोस्ट हैं क्या है, मैं सोच रहा हूं कि इस पर एक अलग वीडियो बना दूं। फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि एक बार देखना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, कई बार किसी में ज्यादा, कई बार किसी में कम, कई बार किसी में कोई पोस्ट नहीं आता। तो ये सारे के सारे पोस्ट होते हैं जिस पर ये जो सीजीपीएससी वो एग्जाम कंडक्ट कराता है। तैयारी कैसी करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए एंड ऑल, तो उसके लेकर हम एक अलग वीडियो यहाँ पर बना देंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि इस पर आधारित है ना कि कैसे कैसे हमारी प्रिपरेशन चीज होनी चाहिए, मॉक टेस्ट हम कहाँ से लगाएं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीजें हम एक नए वीडियो में बना देंगे। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताना था, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक नए ऑफिसर के तौर पे, एक नए पोस्ट के तौर पे अपने आप को रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए हम हैं, अद्वैत एजुकेशन है, दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इसको लेकर, विशेष रूप से पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में जानकारी हम एक डिटेल वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।